आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये बोल रहा है कंप्यूट द एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर CAS 7 ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन। आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पर आपको क्या निकालनी है, एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, ग्रॉस पे ऑफ द एम्प्लॉय दी हुई है 867, लेकिन इस ग्रॉस पे में एक कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम आवर्स जो है उसका पेमेंट किया गया है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है 47670, लेकिन इसमें आपने कोई पीएफ के रूल का वॉयलेशन किया था जिसकी पेनल्टी भी इंक्लूड है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो दे रखा है, फेस्टिवल बोनस दे रखा है, अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, यानी आपने एक बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया, एक ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया और उसके रेस्पेक्ट में कोई अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट चल रही है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, फेस्टिवल एडवांसेस, depreciation on rent free accommodation given to employee, maintenance charges of the house or municipal taxes on the said house। तो आइए सॉल्यूशन नंबर 13 पर बात करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग एज पर CAS 7। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ग्रॉस पे, 8,67,000 माइनस 45,000, तो ये आ गया 822। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF, प्रोविडेंट फंड पर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 47670 माइनस 4570, तो लीजिए 47670 माइनस 4570, ये आ जाएगा 43,100। नेक्स्ट, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं, फेस्टिवल बोनस आ जाएगा, ठीक है। फेस्टिवल बोनस है आपका 35,000। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा नहीं होती है। ट्रेनिंग कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। एडवांसेस एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेंट फ्री एकोमोडेशन,
एक तो आ गया डेप्रीसिएशन का खर्चा 1 लाख, मेंटेनेंस चार्जेस हैं आपके 15,000, म्युनिसिपल टैक्स ये लीजिए, ये आ गया 130। और ये हमारे पास टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगी 133 प्लस 35 प्लस 43,100 प्लस 822, 10,33,000। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एज पर CA 7 आ जाएगी। बताइए, क्लियर है बिल्कुल। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि MTP जून 18 के क्वेश्चन है हमारे पास। देखो ये क्या बोल रहे हैं, हरीश इज एन एम्प्लॉय ऑफ मेसर्स प्रिक्स कंपनी एंड गेट्स द फॉलोइंग एम्लुमेंट्स एंड बेनिफिट्स। हरीश जो कि एक एम्प्लॉय है, उसे कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। सैलरी है उसकी 2500 रुपए पर मंथ। डियरनेस अलाउंस जो है फर्स्ट 1,000 ऑफ सैलरी पर है 4,000 रुपीज का, अगली 1,000 ऑफ सैलरी पर है 1,000 का, और उसके बाद हर एवरी 1,000 पर 500 और 50% ऑफ पार्ट देयर ऑफ। फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8% ऑफ सैलरी एंड DA है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ESI जो है वो 4% ऑफ सैलरी एंड DA है। बोनस उसको मिल रहा है 20% ऑफ सैलरी एंड DA। अदर अलाउंसेस मिल रहे हैं 2,725। हरीश वर्क फॉर 2,400 hours per annum, out of which 400 hours are non-productive but treated as normal idle time। बट उसे क्या माना गया है, नॉर्मल आइडल टाइम माना गया है। A worker work for 18 effective hours in job number 11 where the cost of direct labor is at the rate effective hourly cost of हरीश। यानी अगर एक लेबर को आप जॉब नंबर 11 पर लगाते हो तो उसको वही इफेक्टिव रेट मिलेगी जो रेट आप हरीश के लिए निकालोगे, और जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होगी वो डायरेक्ट लेबर के बराबर होगी। ओवरहेड 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट के बराबर होंगे, और इस जॉब पर आपको 15% का प्रॉफिट कमाना है। तो पहला क्वेश्चन तो इसने पूछा है इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट ऑफ हरीश निकालो और फिर सेल वैल्यू। तो आइए सॉल्यूशन नंबर 14। अगर इफेक्टिव आर्ली रेट निकालनी है तो पहले उसकी अर्निंग्स निकालनी पड़ेगी, यानी एम्प्लॉय कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो आइए सॉल्यूशन नंबर 14। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स, सबसे पहले आपकी सैलरी है 2,500 रुपए पर मंथ।
तो 2500 इंटू 12, अब आपको डीए निकालना है। देखो पहले पे 4000, एक 5000 और 250। समझ में आया 5250 कैसे आया? मैं वापस से बता देता हूं। आपकी सैलरी 2500 है, उसके 3 हिस्से हो गए। फर्स्ट 1000, सेकंड 1000 और 500। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो पहले पे तो मिलेगा आपको 4000, ठीक है। अगले 1000 पर आपको मिलेगा डीए भी 1000 का, और अगले हर 1000 पर या तो 500 रुपए, और या फिर जितना है उसका पार्ट है तो उसका 50%, तो 250 यहां पर हो गया। तो यानी 5250 का अमाउंट आपका डीए का आ गया, और इस 5250 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 8% ऑफ सैलरी एंड डीए। सेवन फोर फोर जीरो। फिर है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। वो कितना है आपका? 4% ऑफ सैलरी एंड डीए। ये लो, तो ये हो गया 93,000 का 4%, 3720। उसके बाद है हमारे पास बोनस। तो बोनस के लिए उसने बोला है 20% ऑफ सैलरी एंड डीए। ये लो 93,000 का 20%, 18,600। और अदर अलाउंसेस आपको दे रखे हैं 2725। ये आपके पास अदर अलाउंसेस हो गए। ये आ गई टोटल एनुअल अर्निंग्स। तीस प्लस 63, 7440, 3720, 18,600 और 2725, 125,480। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गई? टोटल अर्निंग्स आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में मांगा है इफेक्टिव आर्ली रेट।
इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, $2400 माइनस तो ये आ गए 2000 आवर्स। इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट, वन टू फाइव 485 डिवाइडेड बाई 2000, 62.7425। ये लीजिए, ये हमारे पास इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट आ गई। अब इसने बी पॉइंट मांगा है, इफेक्टिव सेल वैल्यू निकालनी है जॉब नंबर 11 की। स्टेटमेंट शोइंग सेल वैल्यू ऑफ जॉब नंबर 11। सबसे पहले इसकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालेंगे, तो यहां काम करने में आपको 18 इफेक्टिव आवर्स लगेंगे। तो लीजिएगा 18 इंटू 62.7425, लीजिए 18 इंटू 62.7425, 1129.365। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है जितनी लेबर कॉस्ट है उतना ही मटेरियल लगेगा। तो लीजिए मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी आ गई 1129। इसका टोटल आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 1129.365 प्लस 1129.365, 225873। प्लस इसमें आप ओवरहेड्स जोड़ दोगे, हंड्रेड परसेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट यानी 2258.73 4517.46। अब इसमें प्लस कर दीजिए प्रॉफिट, प्रॉफिट उसने बोला है 15% का प्रॉफिट कमाना है। अब ये 15% प्रॉफिट किस पर कमाना है? तो अगर केवल रेट दी हुई है तो ऑन सेल्स कमाना है। इसका मतलब ये जो कॉस्ट आई है बची हुई 85% होगी,
तो 4517.46 अगर 85 को बताता है तो 15 का प्रॉफिट निकाल दो। 4517.46 डिवाइड बाय 85 इंटू 15, 797.199। तो यार 20 कर दो इसको, 2 डिजिट। ये आपके पास सेल वैल्यू आ गई 4517.46 प्लस 797.2, 5314। ये लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन था आपके पास एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर, जो बेसिकली हमारी एमटीपी में दिया गया था। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 15, जो कि एमटीपी जून 2020 का है। देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द एम्प्लॉइज कॉस्ट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर 1920 एज पर CAS 7 फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। सॉल्यूशन नंबर 15, एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर CAS 7। सैलरीज, वेजेस, अलाउंसेस, एंड बोनस। तो ये अमाउंट आ गया आपका 1250। ठीक है, अब वेजेस अवार्ड अरियर ऑफ द प्रीवियस ईयर आएगा नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की वेजेस है जिसका पेमेंट इस बार हुआ है। कंट्रीब्यूशन टू अदर कंट्रीब्यूशन टू PF 210 ये आ जाएगा। एम्प्लॉय वेलफेयर का खर्चा 60 आ जाएगा। फिर एबनॉर्मल आइडल लेबर कॉस्ट ड्यू टू स्ट्राइक आएगा नहीं। वेजेस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर ये आएगा आपके पास। वेजेस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर 150 आ गया। और VRS पेमेंट 1250 प्लस 210 प्लस 60 1700।
टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट ये आपके पास आ गई 1745। बताइए, क्लियर बिल्कुल। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें एज पर CAS 7 अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये बोल रहे हैं कि अ स्टील कंपनी विच प्रोड्यूसेस आयरन कास्टिंग पाइप एंड रॉड आयरन इज कवर्ड अंडर द कॉस्ट ऑडिट according to the company's cost records and audit rule 14. From the expenditure data relating to 1718, determine the employees cost according to CAS 7. अब आपको CAS 7 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय कॉस्ट निकालनी है। Statement showing as per CAS 7. Salary, wages and other allowances. ये आपको दिया हुआ है 750। बोनस आएगा 100। कंट्रीब्यूशन टू PF 90। अब उसने आपको दिया है वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय, यानी मैंने आपको ये बताया था कि एक एक्सप्लेनेशन हमने बात की थी कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को डायरेक्ट एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है तो उसकी वेजेस तो आती है, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। एम्प्लॉयज वेलफेयर, 40 रुपीज का आपका एम्प्लॉयज वेलफेयर आ गया। एबनॉर्मल कॉस्ट ड्यू टू स्ट्राइक आएगी नहीं। VRS पेमेंट फॉर क्लोजर ऑफ रॉड आयरन सेक्शन ऑफ द प्लांट, ये भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं है। अरियर ऑफ सैलरी ऑफ 16-17, ये भी नहीं है। कंपनसेशन पेड अगेंस्ट द पास्ट पीरियड अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर, ये भी हमारे इसका पार्ट नहीं बने। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नॉट इन CAS 7, not in CAS 7, not in CAS 7, not in CAS 7, or not in CS 7।
ये सब CS7 का पार्ट नहीं है। तो यानी आपकी एम्प्लॉइज कॉस्ट का आंसर आ गया, टोटल लगा दीजिए, ये आपकी आ गई टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट। $750 प्लस 190 प्लस 40, 980। ये लीजिए, ये आपके पास आ गई टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट। बताइए क्लियर है बिल्कुल? तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 16 विच इज रिलेटेड टू CAS 7।